हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की एसएसटी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। ये 12वीं वीडियो है, इसके पहले 11 वीडियो आ चुके हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। प्रश्न पढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एसएसटी में कितना करवा चुकी हूं। एसएसटी जियोग्राफी क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ा चुकी हूं। एसएसटी में हिस्ट्री क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूं। एसएसटी की सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ऑफलाइन वाले सभी पेपर करवा दिए हैं, ऑनलाइन वाले कुछ पेपर करवाए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जियोग्राफी की अलग, हिस्ट्री की अलग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग। तो आपको वहां पर सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के। और प्रैक्टिस भी लगभग 11 वीडियो आ चुकी हैं। ये 12वीं वीडियो है, तो इतना मैं करवा चुकी हूँ। पॉलिटी पहले मैंने पढ़ाई थी, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वहां से पॉलिटी की वीडियो देख सकते हैं। तो इतना मैंने करवा दिया है कि आप लोगों का एसएसटी में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इंडस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है। पहला विकल्प है हिंदोस, दूसरा है इंडोस, तीसरा है सिंधु और चौथा है भारत। तो इंडस शब्द जो है, इंडस शब्द को संस्कृत में कहते हैं सिंधु। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सिंधु कहते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से आया है और इसे ही संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन है? पहला है ब्रह्मगिरी, दूसरा है दाओजली, तीसरा है हैडिंग और चौथा है मेहरगढ़। तो महापाषाण युगीन स्थल है ब्रह्मगिरी, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया? पहला विकल्प है सूती अधिनियम, दूसरा है कैलिको अधिनियम, तीसरा है छीट अधिनियम और चौथा है भारत व्यापार अधिनियम। तो 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। बी विकल्प इसमें सही है। तो 18वीं सदी की शुरुआत थी, भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता बढ़ रही थी और इससे चिंतित होकर इंग्लैंड में ऊन और रेशम निर्माताओं ने भारतीय सूती वस्त्रों के आयात का विरोध करना शुरू किया। इस समय इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग का विकास शुरू ही हुआ था। भारतीय वस्त्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ अंग्रेजी उत्पादक भारतीय वस्त्रों के प्रवेश को रोककर देश के भीतर एक सुरक्षित बाजार चाहते थे, क्योंकि उनके यहाँ भारतीय वस्त्रों की मांग थी और उनका व्यापार जो है भारतीय वस्त्रों की वजह से चल नहीं पा रहा था। तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने भारतीय वस्त्रों के आयात पर रोक लगा दी और ये कानून बनाया गया कैलिको अधिनियम। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ वर्ष में हुआ? पहला विकल्प है 1865, दूसरा है 1875, तीसरा है 1885 और चौथा है 1895। तो अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ 1875 में हुआ। बी विकल्प इसमें सही है। यह औपनिवेशिक भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सुधार आंदोलन था। ये भी आपको याद रखना है। इस आंदोलन की शुरुआत एक प्रमुख मुस्लिम विद्वान, शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो सैयद अहमद खान ने की थी। ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की बैठकें किन स्थानों पर हुई थी? पहला है नई दिल्ली,
कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। अब दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो संविधान सभा की बैठकें केवल नई दिल्ली में हुई थी, तो इसमें सिर्फ पहला ही सही है, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सिर्फ नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठकें की गई थी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है बाह्य ग्रह चट्टानों से बने हैं, दूसरा है बाह्य ग्रह आकार में छोटे ग्रह हैं, तीसरा है आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, और चौथा है आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। तो जो सही कथन है वह बताना है। तो आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं, ये सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आंतरिक ग्रह, जिन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बने हैं। ये ग्रह बाहरी ग्रहों की तुलना में सूर्य के अधिक निकट स्थित हैं, तो इसीलिए तो ये आंतरिक हैं, तो ये सूर्य से निकट स्थित हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनकी सतह जो है ठोस होती है, और वे मुख्य रूप से सिलिकेट, लोहा और अन्य चट्टानी पदार्थों से बने होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मैं डिटेल में तो वैसे ही पढ़ा चुकी हूँ जियोग्राफी को। अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। विषुवत वृत्त ग्लोब पर खींची गई एक वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। विषुवत वृत्त 180 अंश अक्षांश को दर्शाता है। तो विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। बी इसमें केवल सही है, तो इसमें जो उत्तर है वो बी विकल्प हो जाएगा। केवल बी सही है। जो विषुवत वृत्त है वह सबसे लंबा अक्षांश है। अगला प्रश्न देखते हैं। समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें ओजोन की परत होती है। उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यह जो परत है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, ये सही है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ए और बी इसमें सही है। उल्कापिंड इसमें जल जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि उल्कापिंड जो है मध्य मंडल में जलते हैं, समताप मंडल में नहीं जलते। तो ए और बी इसमें सही है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हवाई जहाज किस परत में उड़ाए जाते हैं? तो हवाई जहाज भी समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? पहला विकल्प है 2004, दूसरा है 2014, तीसरा है 2009 और चौथा है 1999। तो भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम कहते हैं, का प्रयोग सबसे पहले 1999 में हुआ। डी विकल्प इसमें सही है। कहाँ पे हुआ? तो गोवा विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग हुआ था, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। पहला विकल्प है जिलाधिकारी, दूसरा है तहसीलदार, तीसरा है पटवारी और चौथा है ग्राम पंचायत। तो भूमि के मामलों का निपटारा तहसीलदार द्वारा किया जाता है। बी विकल्प इसमें
तो तहसीलदार राजस्व अधिकारी होते हैं जो एक तहसील में भूमि प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनके पास भू राजस्व एकत्र करने, भूमि अभिलेख बनाए रखने, भूमि विवादों को हल करने सहित जिम्मेदारियों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। तो बी विकल्प इसमें सही है। इनके बारे में जो बताया वो भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साप्ताहिक बाजार के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें होती हैं जो सप्ताह में किसी विशेष दिन पर ही खुलती हैं। बी में लिखा है साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ती है। तीसरा है साप्ताहिक बाजार में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। और चौथा विकल्प है साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली अधिकतर वस्तुएं अधिक कीमत में मिलती हैं। तो साप्ताहिक बाजार वे होते हैं जो सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन में लगते हैं और इनमें ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह मिल जाता है। आप लोगों को पता होगा, जैसे कहीं कहीं पर शनि बाजार लगता है तो वो शनिवार के ही दिन लगता है, कहीं कहीं पर बुध बाजार लगता है तो वो बुधवार के दिन ही लगता है, और वहाँ पर ज़रूरत की सभी वस्तुएं एक साथ ही मिल जाती हैं एक ही जगह पर। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था? पहला है उन्मूलन आंदोलन, दूसरा है नागरिक अधिकार आंदोलन, तीसरा है मजदूर आंदोलन और चौथा है स्त्री अधिकार आंदोलन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग नागरिक अधिकार आंदोलन कर रहा था। बी विकल्प इसमें सही है। तो नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1954 से 1968 तक एक अहिंसक सामाजिक आंदोलन और अभियान था जिसका उद्देश्य पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में वैध नस्लीय अलगाव, भेदभाव और मताधिकार से वंचित करना समाप्त करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? पहला विकल्प है वे एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, दूसरा है उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है, तीसरा है दोनों के बीच कोई फासला नहीं है और चौथा है उनके बीच अतार्किक फासला है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच जो संबंध है तो उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। बी विकल्प इसमें सही है। तो सैद्धांतिक फासला या दूरी, इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है कि राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन या प्रचार नहीं करता और यह अपने नागरिकों की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप भी नहीं करता। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अगर ए भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय वह अपने आप ले सकती हैं? पहला है प्रधानमंत्री के पद के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकती हैं, दूसरा है मंत्री परिषद के लिए अपनी पसंद के नेता को नामांकित कर सकती हैं, तीसरा है दोनों सदनों से पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती हैं और चौथा है निचले सदन में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकती हैं। तो अगर ए भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती हैं तो वह जो निर्णय ले सकती हैं वह है सी विकल्प कि दोनों सदनों से पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है? पहला है भील, दूसरा है संथाल, तीसरा है गोंड और चौथा है डोंगरिया कोंड। तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी में जो जनजाति निवास करती है वह है डोंगरिया कोंड। डी विकल्प इसमें सही है। तो डोगरिया कोंड एक मात्र सत्तात्मक समाज है और उनकी संस्कृति न्यामगिरी पहाड़ियों से गहराई से जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि पहाड़ियां पवित्र हैं और उनकी भलाई
पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता पर निर्भर है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन हैं? पहला है मैत्री, बी में लिखा है दक्षिण गंगोत्री, सी में लिखा है भारती और डी में लिखा है आदिति। तो अंटार्कटिका में भारत के जो सब स्टेशन हैं मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, ए बी सी इसमें सही है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अभी वर्तमान में मैत्री और भारती संचालित हैं। दक्षिण गंगोत्री जो है इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, लेकिन 1990 में से छोड़ दिया गया था। अब यह चालू नहीं है, लेकिन मैत्री और भारती अभी चालू हैं। लेकिन है तो तीनों ही, ए बी सी इसमें सही है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती? पहला है उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, तीसरा है यूरोप और अंटार्कटिका और चौथा है केवल अंटार्कटिका। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरती है। सी विकल्प इसमें सही है। भूमध्य रेखा जो है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कर्क रेखा जो है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है भारत में 82.5 पूर्व को मानक यामयोत्तर माना गया। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? पहला विकल्प है भारतीय महामरुस्थल, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है सुंदरवन डेल्टा और चौथा है पूर्वी घाट। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट वह क्षेत्र है जिसके माध्यम से 82.5 यामयोत्तर गुजरता है और इसे भारत के लिए मानक यामयोत्तर माना जाता है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है। पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? पहला है पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियां, दूसरा है पश्चिमी ढालों पर कटीली झाड़ियां तथा पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तीसरा है दोनों ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और चौथा है दोनों ढालों पर कटीली झाड़ियां। तो पश्चिमी घाट में जो वनस्पति पाई जाती है, पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियां, पहला विकल्प इसमें सही है। तो पश्चिमी घाट जो है भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो देश के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। इस क्षेत्र के पश्चिमी और पूर्वी ढलानों पर भौगोलिक प्रभाव के कारण अलग अलग जलवायु परिस्थितियों का अनुभव होता है, इसीलिए वनस्पति भी अलग अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं। सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया। यह दर्शाता है कि पहला विकल्प है सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे, दूसरा है सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे, तीसरा है सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था और चौथा है विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। तो सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। तो सहारा जो है, सहारा हमेशा से एक रेगिस्तान नहीं था। यहाँ हरा भरा क्षेत्र था जिनमें हिप्पो, हाथी और जिराफ जैसे कई प्रकार के जीव जंतु भी रहते थे। तो इसीलिए इसमें सी विकल्प सही है और इसी कारण से जो गुफा है उनमें नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ पहले ऐसा ही था, अन्य प्रकार के जानवर थे, वहाँ हरियाली थी। बाद में जब जलवायु परिवर्तन हो गया तो सहारा मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। अगला निम्नलिखित में से कौन सी पवनें स्थायी हैं? पहला है पूर्वी पवनें मानसूनी पवनें,
दूसरा है लू और मानसूनी पवने, तीसरा है समुद्री समीर और पश्चिमी पवने और चौथा है व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने। स्थायी पवने पूछी गई हैं, डी विकल्प सही है। व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने ये वर्ष भर बनी रहती हैं, इसीलिए ये स्थायी हैं। जो पूर्वी पवने होती हैं ये स्थायी होती हैं और मानसूनी पवने मौसमी पवने हैं। लू जो है ये लू और मानसूनी पवने जो हैं ये दोनों ही मौसमी पवने होती हैं। समुद्री समीर और पश्चिमी पवने, तो समुद्री समीर जो है ये स्थानीय है और जो पश्चिमी पवने होती हैं ये स्थायी हैं और इसमें डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लौह अयस्क से संबद्ध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। पहला है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा है अंटार्कटिका में, तीसरा है उत्तर अमेरिका में और चौथा है दक्षिण अमेरिका में। तो लौह अयस्क से संबद्ध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अंटार्कटिका में स्थित है, बी विकल्प इसमें सही है। और इसमें मुख्य रूप से मैग्नेटाइट के रूप में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? पहला है मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी, भारत में चाय, कनाडा में मक्का। तो रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी, भारत में चाय। ABC इसमें सही है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इसमें जो लिखा है कनाडा में मक्का, तो मक्का एक बहुमुखी फसल है जो विभिन्न प्रकार की जलवायु में उग सकती है, लेकिन यह गर्म और समशीतोष्ण जलवायु को पसंद करती है, तो इसीलिए इसमें डी नहीं होगा, ABC इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? पहला है जैन धर्म, दूसरा है ईसाई धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म और चौथा है इस्लाम। तो समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, सी विकल्प इसमें सही है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह विशेष रूप से एक ऐसे धर्म की खोज कर रहे थे जो सामाजिक समानता को बढ़ावा दे और जाति आधारित भेदभाव का समर्थन न करे, तो इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? पहला विकल्प है संसद, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा और चौथा है विधानसभा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम है राज्यसभा, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प है कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, दूसरा है न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता, तीसरा है विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण और चौथा है न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। तो प्रश्नकाल जो है सरकार की संसदीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आयोजित किया जाता है। प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य मंत्रियों से उनके संबंधित मंत्रालयों के प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? पहला है साप्ताहिक बाजार, दूसरा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तीसरा है दादन व्यवस्था और चौथा है मॉल। तो बाजार का एक प्रकार नहीं है दादन व्यवस्था, सी विकल्प इसमें सही है। तो दादन व्यवस्था बाजार का प्रकार नहीं है, तो फिर क्या है? तो एक दादन व्यवस्था उत्पादन का एक तरीका है जिसमें एक कंपनी व्यक्तिगत श्रमिकों या श्रमिकों के छोटे समूहों को सामग्री और निर्देश प्रदान करती है जो अपने घरों या कार्यशालाओं में कार्य को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रोजा पार्क्स ने
बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद विरोधी आंदोलन, तीसरा है फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति और चौथा है इंग्लैंड का पहला मताधिकार आंदोलन। तो अभी आपको बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, इसके बारे में इसके पहले जो प्रश्न आया था उसमें बताया था। तो रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार कर दिया था और यह आधुनिक इतिहास में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत थी। तो वह आंदोलन था संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। अगला प्रश्न है आंगनवाड़ी क्या है? पहला विकल्प है महिला संरक्षण गृह, दूसरा है बाल गृह, तीसरा है मिड डे मील केंद्र और चौथा है वृद्ध आश्रम। तो आप सभी लोगों को पता है कि आंगनवाड़ी क्या है, बाल गृह हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स, बी विकल्प इसमें सही है। तो आंगनबाड़ी बाल देखभाल केंद्र हैं जो भारत सरकार द्वारा 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्थापित किए गए थे। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न है आज का। आज की वीडियो में कुल 30 प्रश्न लिए थे। तो प्रश्न है किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीसरा है जीवन का अधिकार और चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार सुनिश्चित करता है। बी विकल्प इसमें सही है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का दिल और आत्मा भी कहा गया है, हृदय और आत्मा। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यह व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों के कानूनी उपायों और प्रवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। तो बी विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में कुल 30 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।